नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026 को आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में नए भारत और विकसित भारत की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। सीएम ने कहा कि आयुष और स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। महिलाओं के लिए हर जनपद में छात्रावास बनाने की व्यवस्था की गई है और युवाओं को हर क्षेत्र में नए अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बजट में कई क्षेत्रों में सुधार की पहल की गई है। सीएम योगी ने कहा कि ये बजट भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। प्रावधान करना, आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए और हेल्थ सेक्टर को मजबूती करने के साथ साथ आम नागरिक के लिए और खासतौर पर उसमें भी महिलाओं पर केंद्रित करते हुए उस पर जोर देना, हर जनपद में महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण का कार्य हो या स्टेम, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए छात्रावास के निर्माण के लिए सहयोग करने का, युवाओं के सपने को एक नई उड़ान देने के लिए उनके लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऐसे हॉस्टल के निर्माण का कार्य हो। नौजवानों के लिए हर एक सेक्टर में अवसर उपलब्ध हो। यह सबके साथ साथ जो व्यापक रिफॉर्म के साथ अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। आम नागरिक के लिए, जिसने बजट के लिए जो बड़ी आशा भरी निगाहों से जो व्यक्ति देख, खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार, गत वर्ष देश ने जीएसटी रिफॉर्म को देखा है, आम नागरिक उसका लाभ लिया है। इनकम टैक्स एक्ट को अप्रैल से लागू करने की घोषणा, उसको सरलीकृत करने, हर व्यक्ति आसानी से अपने रिटर्न को भर सके, इस दिशा कदम भी स्वागत योग्य है, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इनकम टैक्स की तरफ आकर्षित होगा और इनकम टैक्स का अपना रिटर्न भरने के लिए आकर्षित होकर के प्रवर्तमान नेशनल बिल्डिंग, इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान, उद्यमी हो, इन सबको ध्यान में रख करके बनाया गया नए भारत का, विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे भारत का एक स्थिर लेकिन तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। मैं इस बजट के सभी प्रावधानों का हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री जी को इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए, जो कर्तव्य भवन से प्रस्तुत किया गया पहला बजट है, इस बजट के लिए भी उनका हृदय से उन्हें बधाई देते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघी पूर्णिमा के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि त्रिवेणी संगम स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है। सीएम योगी ने सभी पूज्य साधु संतों का अभिनंदन किया, आस्था व्यक्त की। मां गंगा और यमुना और सरस्वती सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसके साथ ही कामनाओं की पूर्ति के लिए यहां पर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने लोगों से परंपराओं का पालन करने और सामाजिक संस्कृति मूल्यों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। इस अवसर पर ही संगम तट पर श्रद्धालु वासियों की भीड़ भी उमड़ी और जिन्होंने आस्था और श्रद्धा के साथ स्नान कर पुण्य की अर्जित की। तो माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में यहां पर मौजूदगी देखी गई और इसके साथ ही आस्था की डुबकी लगाते हुए वो नजर आए। केंद्र सरकार द्वारा आम बजट पेश किए जाने के बाद झांसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी का किया है। शहर के फ्लाइट चौराहे पर महानगर जिला नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे मिठाई खिलाई और बांटकर बजट का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये बजट देश के विकास को गति देगा और इसमें गरीब, किसान, मध्यम वर्ग और महिला और युवाओं के लिए किए गए प्रावधानों को ही लेकर उत्साह देखा गया है। उन्होंने केंद्र सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया। आज हम लोग माननीय मोदी जी के सरकार में जो निर्मला सीतारमण जी ने देश के लिए 2026 का बजट पेश किया है, मैं उनको धन्यवाद देने के लिए, उस हर्षोल्लास के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। बुंदेलखंड के लिए इसमें बहुत कुछ हमको प्राप्त हुआ है। जो हमारा डिफेंस कॉरिडोर था, ये बीडा था, इसके लिए अतिरिक्त धन का प्राविधान किया गया है। हमारे बुंदेलखंड के जो पिछड़े गांव थे, उनको करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का हमको फंड आवंटित हुआ है, जिसके माध्यम से हमारा बुंदेलखंड और विकसित होगा। चित्रकूट में अभी तक जो बुंदेलखंड कॉरिडोर है, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, वो आगे नहीं बढ़ पाया था, उसका भी प्राविधान इसमें किया गया है। इस प्रकार हमारे यहाँ जो नलकूप थे, नलकूप की मरम्मत हो जाए ठीक से और किसानों को पानी मिले, इसके लिए भी 5 करोड़ रुपए उसकी मरम्मत के लिए दिया गया है। कृषि बीमा योजना को जल्दी किसानों को मिल पाए, इसका भी प्राविधान किया गया है। बुंदेलखंड के विकसित के लिए जितनी अभी आवश्यकता हो सकती है, उसमें इसको ध्यान रखा गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ जी का और इस सरकार का। केंद्रीय बजट 2026 पर सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा बजट गरीब, किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर है और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा बजट गरीबों के पेट नहीं भर सकती और नौकरी और रोजगार के अवसर भी नहीं दे रही है। उनका कहना है कि बजट केवल सपने दिखाने वाला है और जबकि आम जनता को वास्तविक मदद की आवश्यकता है। गरीब, किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है। जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, क्या आपको लगता है कि एक भी पॉइंट उसमें से कहीं पर ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं। नौकरी रोजगार कहाँ दिए हैं? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई। वाराणसी याद होगा जो शिप निकला था बनारस में, बिहार में जाकर के रुक गया था। उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या गंगा की सफाई हो गई? क्या डिसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, वाराणसी में ये बताइए आप कि जो हमारा बहुत पुराना धार्मिक स्थान, पुराने से भी पुराना धार्मिक, उसका हाल क्या कर दिया है बीजेपी ने? अखिलेश यादव अखिलेश जी, टैरिफ वॉर के बाद पहला बजट था। टैरिफ जिस प्रकार से लगा था, क्या कहेंगे अखिलेश सर? टैरिफ के बाद पहला बजट। देखिए, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं, आलू के लिए क्या किया सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए,
क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं, आपके लिए प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। एक मिनट जाइए। आपके प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। बड़े बड़े अखबार उठा लीजिए। मैं एक कंपनी का एड देख रहा था। वो कंपनी कह रही है पानी में यूरेनियम है, पानी में पेस्टिसाइड्स हैं, पानी में पी नहीं सकते पानी हम। प्राइवेट कंपनी को पता है, सरकार को नहीं पता है। मां गंगा का क्या हाल है? आपकी हिंडन नदी, काली नदी, यमुना नदी, आपकी जो बनारस की नदियां हैं वरुणा, क्या हाल है नदियों का? आप 10, 11, 12 साल में डबल इंजन होकर के नहीं कर पा रहे हो। आप कहते हो मेट्रो बनाएंगे। मेट्रो कहां बनाएंगे? पानी का जहाज कहां लेकर के जाएंगे आप? बिहार में फंस गया अगर आपको याद हो। ये केवल सपने दिखाने की बात है, सच्चाई नहीं है। और अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब उद्योगपति, समझदार लोग जानते हैं उनके हित का बजट नहीं है और किसान की समझ से बाहर का बजट। बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव इनायतपुर में बीजेपी विधायक कुंवर प्रशांत सिंह ने रविदास जयंती के मौके पर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये दिन खास है क्योंकि पहली बार रविदास जयंती के दिन भारत का बजट पेश हुआ और सुरक्षा व्यवस्था के लिए बिजनौर एसपी अभिषेक ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। शोभा यात्रा में गुरु रविदास जी की कथाएं और उनके दोहे याद किए गए। इस दौरान ही सुंदर झांकियां और अखाड़ा भी शामिल रहा, जिसने उत्सव की भव्यता को बढ़ा दिया। लोग इस अवसर पर आस्था और उमंग के साथ शामिल हुए। और कार्य के लिए मुझे बुलाया, मैं आपका ऋणी हूँ। और वैसे तो हर वर्ष गुरु रविदास जी की दोहे, उनके गाथाएं, उनके समाज के सुधार के तर्क को रख करके समाज के किसी आदमी को क्या क्या कर्तव्य निभाने उस बारे में चर्चा होती है। लेकिन इस बार बात एक ही बात कहूंगा जो बहुत विशेष है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जब से देश आजाद हुआ है, इस साल पहली बार जब से 47 से देश आजाद हुआ है, बजट, भारत का बजट यानी पूरे भारत का साल का लेखा जोखा गुरु रविदास जी की जयंती के दिन पहली बार 47 से हुआ है कि आज बजट पेश हुआ है। ये मेरे और आपके लिए चलिए एक और आपको बड़ी अपडेट बता दें, जहां पर यूपी को ही 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिले हैं और इसके साथ ही दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है। तो काशी में परिवहन पोर्ट की होगी स्थापना और वाराणसी में जहाज मरम्मत का भी बनेगा केंद्र। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए। तो राज्य में करीब 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे और पहला ही कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी और दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी तक होगा। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर काशी में परिवहन पोर्ट स्थापित किया जाएगा, जबकि वाराणसी में पानी के जहाजों की मरम्मत की सुविधा भी शुरू होगी। तो प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा और जिला अस्पतालों की क्षमता 50% भी बढ़ाई जाएगी। हर जिले में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर भी खोले जाएंगे। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का ही विशेष विकास होगा। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि छोटे तीर्थ स्थलों का भी विकसित किया जाएगा उन्हें भी। तो काशी में बड़ी अपडेट सामने आई, यूपी में 2 हाई स्पीड कॉरिडोर और इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी को 2 हाई स्पीड कॉरिडोर मिले और दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी। मैनपुरी के क्रिश्चियन ग्राउंड में हिंदू विराट सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कि महंत राजू दास मुख्य वहां पर मौजूद रहे हैं। इसी तरह आपको बता दें कि यहां पर यह भी जानकारी सामने आई कि आयोजकों ने ही उन्हें फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया और गदा और तलवार भेंट की है। और कार्यक्रम में ही सुंदरकांड का भी पाठ हुआ और महंत ने कहा कि जात पात और भूलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की निंदा की और महिलाओं और बालिकाओं से संस्कारी बनने की भी
अपील की। ओबीसी पर निशाना साधा और इसके साथ ही मथुरा में बनी मस्जिद ढांचे को हटाने की बात कही। संघ की प्रशंसा और शंकराचार्य की आलोचना भी की। तो आपको बता दें, महंत का बड़ा बयान सामने आया। मैनपुरी के क्रिश्चियन ग्राउंड में हिंदू विराट सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें महंत राजू दास मुख्य अतिथि रहे। आयोजकों ने उन्हें फूल माला, गदा और तलवार भेंट की और इसके साथ ही आपको कार्यक्रम में ही सुंदरकांड का भी पाठ हुआ। महंत ने कहा कि जात पात भूलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की निंदा की और महिला और बालिकाओं से संस्कारी बनने की भी अपील की। ओवैसी पर निशाना साधा, मथुरा में बनी मस्जिद ढांचे को हटाने की बात कही। संघ की प्रशंसा और शंकराचार्य की आलोचना भी की। तो महंत ने साफ तौर पर शामिल होकर कार्यक्रम में उन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने आलोचना की और इसके साथ ही बालिकाओं से संस्कारी बनने की अपील करते हुए नजर आए। चंदौली में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें वृद्ध रामचरण यादव निवासी शास्त्री नगर वार्ड नंबर 2 ट्रेन की चपेट में आकर मृत हो गए। और बता दें, अपनी पत्नी के साथ ही बाजार से लौट रहे थे और रेलवे ट्रैक पर करते समय ही उनकी मौत हो गई। और जैसे ही ट्रेन आई और रामचरण ने अपनी पत्नी को धक्का देकर बचाया और लेकिन खुद ट्रेन की चपेट में आ गए। पत्नी को हल्की चोटें आई हैं और घटना नगर में मौजूद मुसफ कटरा सदर कोतवाली क्षेत्र के पास हुई। मौके पर जीआरपी पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मोर्चरी में भेज दिया गया है। माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही कल्पवासी संत महात्मा आम श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। संगम घाट पर डुबकी लगाने वालों की सबसे ज्यादा भीड़ रही और वहीं पर पुलिस और मेला प्रशासन ने वॉच टावर, बैरिकेडिंग और एआई कैमरों से ही भीड़ पर नियंत्रण रखा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और भक्तों ने गंगा में स्नान कर मनोरथ पूरी होने की कामना भी की है और सूर्यदेव को जल अर्पित किया। देश भर से आए लोगों ने कल्पवास का संकल्प पूरा किया। आज हमारे माघ मेला 2026 का 5वां मुख्य स्नान पर्व है, माघ पूर्णिमा को, जिसके लिए रात्रि 12 बजे से पहले ही श्रद्धालुओं का आगमन चालू हो गया। भारी संख्या में श्रद्धालुगण लगातार अलग अलग घाटों पर स्नान कर रहे हैं और हमारे सिविल पुलिस के जवान, साथ में पीएसी के जवान, इसके साथ ही हमारे आरएएफ के जो जवान हैं उनको सुरक्षार्थ तैनात किया गया है। ट्रैफिक का सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे ट्रैफिक के जवान जगह जगह पर तैनात किए गए हैं, जिसके इंचार्ज हमारे एडिशनल एसपी ट्रैफिक है मेला क्षेत्र के अंदर और साथ ही हमारे एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक के सुपरविजन में ट्रैफिक कंट्रोल रूम सुचारू रूप से कमिश्नरेट में चल रहा है, जो कि 7 रूट्स पर निगरानी रखे हुए हैं और इस समय कहीं भी कोई जाम की स्थिति नहीं है। सभी जगह पे सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है। इसी तरह जो त्रिवेणी में जल पुलिस और उनके साथ में सहयोगार्थ हमारी पीएसी की बाढ़ कंपनीज और प्रशिक्षित गोताखोरों को लाइफ जैकेट के साथ में तैनात किया गया है। सभी जगह पर सुचारू रूप से इस समय सभी घाटों पर, हमारे संगम पर, एरावत घाट पर, मोरी घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर, गणपति घाट पर, सभी जगह पे सभी घाटों पर सुचारू रूप से स्नान चल रहा है। हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन जो है इन प्लेस है। इंटर डिस्ट्रिक्ट डाइवर्जन को परसों रात्रि 12 बजे से चालू कर दिया गया था और बहुत सुचारू रूप से सभी घाटों पर स्नान चल रहा है। माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज में कल्पवास का हिस्सा समाप्त हो गया है। जगत गुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि लगभग 95% कल्पवासी गंगा में पवित्र स्नान और पूजा अनुष्ठान कर अपने अपने घर लौटेंगे। उन्होंने कहा कि आज एक तरह से कल्पवास का समापन हो रहा है, लेकिन मेला महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। श्रद्धालु अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं और गंगा स्नान का ये अवसर लोगों के लिए अत्यंत पुण्यदायी माना जा रहा है। दोनों हाथ
चतुर्ग्रही योग में स्नान, मोक्ष ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन बनता है। आज कल्पवास एक तरह से समापन है और मेला का समापन शिवरात्रि को होगा, लेकिन 95% कल्पवासी आज गंगा का पूजन कर, स्नान कर अपने अपने नगरों को प्रवेश करेंगे। मेला ठीक ठाक बीता, अच्छे ढंग से बीता और आस्था श्रद्धा सनातन का वैभव विश्व पटल पर विकसित हो रहा है। एकता सनातनियों की दिव्यता की अनुभूति करा रहा है। आज के दिन किया गया दान पुण्य हवन सत्यम परम धीमहि सत्यलोक की प्राप्ति का आधार और अवलंबन है। अम्बेडकर नगर में पूर्वांचल एक्सप्रेस बेवाना थाना क्षेत्र में आज सुबह एक कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। लखनऊ में गोरखपुर लौट रही कार को ट्रक ने बगल से टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार 6 साल का बच्चा और उसका पिता और मां की मौके पर ही मौत हो गई। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भी भर्ती करा दिया है। आपको बता दें कि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और वहीं पर परिवार को भी जानकारी फिलहाल इस पूरे मामले की दे दी गई। जांच में यह भी बता है कि हादसे का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। आज दिनांक 1 फरवरी 2026 को सुबह लगभग 8:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 168 पर एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त थी। मौके पर थाना बेवाना की एक अल्टो कार जो कि गोरखपुर की ओर जा रही थी, उसने एक अज्ञात ट्रक में बगल से टक्कर मार दी, जिसमें सवार एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे और एक बच्चे, चालक और एक महिला घायल हो गए। शव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पीएम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर में भर्ती कराया गया है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। इनके घर वालों को अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस नंबर 9 के पास में झाड़ियों में रेलवे स्टेशन वेंडर जगमोहन कुशवाहा का खून से लथपथ शव मिला। मृतक ललितपुर जिले के हितरई सहवास गांव का रहने वाला था। शव के सिर पर ही गंभीर चोट के निशान मिले, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। राहगीरों ने सूचना दी और जिसके बाद नवाबाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और रेलवे से जुड़ा मामला होने के कारण जीआरपी की जांच भी लगातार जारी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात शव रेलवे स्टेशन से पुलिया नंबर 9 की ओर जाने वाले रास्ते पर पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल स्थानीय नवाबाद पुलिस मौके पर आई और शव को देखा गया तो उसके सिर पर चोट प्रतीत हो रही है। बॉडी को तत्काल मौके से कब्जे में लेकर और पीएम हेतु और अग्रिम विधिक प्रक्रिया के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। और अभी जो इसमें प्रारंभिक रूप से जब ये शव के देखा गया तो इसके पास से एक आधार कार्ड शव की जेब में था, पैंट की जेब में मिला है, जिसमें एक आधार कार्ड है जिसमें ये इनका नाम जो है जगभान, आधार कार्ड पर लिखा हुआ है जगभान निवासी तालबेहट ललितपुर। उम्र इनकी देखने से प्रथम दृष्टया 40-45 वर्ष की प्रतीत हो रही है और अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। वहाँ कोशिश की जा रही है इनके घर से संपर्क करने का, ताकि अज्ञात शव की शिनाख्त स्पष्ट हो सके। क्या क्या बरामद हुआ है? इनके शव के पास से खाने पीने का सामान था, कुछ रोटी पूड़ी इस तरह का खाद्य सामग्री थी और एक ही आधार कार्ड मिला है और एक आधा शराब का पाउच भी मिला है। क्या लगता है प्रथम दृष्टया? अभी इनके सिर पर चोट दिखाई दे रही है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा और तब तक इनकी शिनाख्त करते हुए आगे की पूरी विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण करते हुए घटना का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV।